स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तथा पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? जो उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है वह है आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता को वर्णन है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वह प्रधानमंत्री हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1977 से लेकर 1980 तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? भारत के संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित है मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन नंबर बी। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर आपात स्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? तो दोस्तों वह अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन 1920 का। ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ जिसमें असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति मिल गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल की पटरी हेतु स्लीपर का निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से किया जाता था? रेल की पटरी हेतु स्लीपर का निर्माण किया जाता था महुआ के पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी। रेल की पटरी हेतु स्लीपर का निर्माण सिंह भूमि के जंगलों में साल के तनों से स्लीपर का निर्माण किया जाता था। स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते हैं जो पटरियां को उनकी जगह पर रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मन संसद को जिस नाम से जाना जाता है वह है राइक्सटैग। ऑप्शन नंबर बी। जर्मन के पराजय के बाद वहां की संसदीय पार्टी ने जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने के कार्य किया। इस व्यवस्था के तहत जर्मन संसद यानी कि राइक्सटैग के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था?
सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था 1843 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था प्रफुल्ल चौकी। ऑप्शन नंबर डी। प्रफुल्ल चौकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं थे। इस एसोसिएशन के सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिन नाथ बख्शी, सचिन लाल सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह थे। इस एसोसिएशन के द्वारा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण की घटना को अंजाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष द ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? द ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। 1906 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था वर्ष 1935 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था वह अधिवेशन हो जाएगा लाहौर कांग्रेस 1929 का। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर 1929 अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। इसी वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा का पहली बार ध्वजारोहण किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 11। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा में पहले से नहीं है उसके पास जिला न्यायाधीश के पद का पात्र होने के लिए बार का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, डैश शासन व्यवस्था का सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बीच बढ़ जाती है। तो दोस्तों उसे कहते हैं संघवाद। ऑप्शन नंबर सी। संघवाद शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बीच बढ़ जाती है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र सरकार के अधिकारियों और देश के विभिन्न संगठित इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। प्राय संघीय सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक सरकारी संपूर्ण देश के लिए होती है और दूसरी सरकार राज्य या प्रांत स्तर पर कार्य करती है। इन दोनों स्तरों की सरकारें अपनी अपनी शक्तियां का स्वतंत्र प्रयोग करती है।